को, सर्वे करने वाली एजेंसियों को, एग्जिट पोल्स को, और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी। उम्मीद नहीं थी कि जो परिणाम बताए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आएंगे, वही परिणाम पलटकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गए। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसको लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं, तमाम तरह के विश्लेषण आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की प्रशंसा भी हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियां वहां पर तमाम तरह के धांधली के भी आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि वो इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे। चुनाव आयोग में कांग्रेस पार्टी पहले भी शिकायत कर चुकी है। कल परिणाम जैसे ही आने शुरू हुए, वैसे ही ईवीएम मशीनों की चार्जिंग को लेकर तमाम तरह के सवाल उठे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसे लेकर बताया गया कि बहुत सारी ऐसी जगहों पर मशीनों की गड़बड़ियां थीं और जो मशीनें पूरी तरह चार्ज मिल रही थी, और वहां पर उनमें भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलते दिखाई पड़ रहे थे। जो पूरी तरह चार्ज नहीं थी, उनमें कांग्रेस पार्टी को वोट मिल रहे थे। ये क्यों ऐसा हुआ, क्या उनके आरोप थे, इसको सुनाएंगे। उसके बाद भी उन्होंने इस पर लेकर कई तरह के उन्होंने ढेर सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए और बता रहे थे कि ऐसे कई उदाहरण मिले हैं। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने इसे लेकर चुनाव आयोग में शिकायत करने की बात कही है। राहुल गांधी ने आज सुबह ही एक ट्वीट किया है और उसमें चुनाव परिणाम जो आए हैं उसका स्वागत करते हुए, जम्मू कश्मीर में जो परिणाम आए हैं उसका स्वागत करते हुए हरियाणा के परिणामों को लेकर उन्होंने आशंका जताई है। एक बार देखते हैं राहुल गांधी ने अपने ट्वीट। गांधी ने लिख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का यह संघर्ष जारी रखेंगे। आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। ये ट्वीट किया है राहुल गांधी ने। हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। साफ तौर पर लिख रहे हैं कि अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। यानी ये जो शिकायतें आ रही हैं, इनको कांग्रेस पार्टी ने बहुत गंभीरता से लिया है। चुनाव आयोग में शिकायत की बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग में शिकायत की भी जा चुकी है। हालांकि चुनाव आयोग ने प्रथम दृष्टया इस पर इस तरह की आशंकाओं को खारिज कर दिया है। उसका कहना है कि ये सामान्य चीजें हैं, लेकिन जिस तरह से जो एक नहीं कई उदाहरण इस तरह के दिखाई पड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के जो वहां पर मतदान एजेंट थे वो बता रहे हैं, उसके उदाहरण दे रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो एक गंभीर बात है वो ये कि जो चार्ज जो 99% चार्ज मशीनें हैं, आखिर वो मशीनें भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दे रही हैं, जबकि जो कम चार्ज मशीनें हैं 60-70% ही चार्ज हैं, वो कांग्रेस पार्टी को क्यों दे रही हैं। बड़े सवाल इसमें उठ रहे हैं, कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आखिर इस तरह के परिणाम को किसी की उम्मीद नहीं थी, तो ये वोट जाकर किसने दे दिए हैं। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो रिजल्ट आए हैं, परिणाम आए हैं, उनमें 48 सीटों पर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 37 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि उम्मीद जताई जा रही थी। और यहां तक कि जो एग्जिट पोल्स थे, और सभी एग्जिट पोल्स 55 से 65 सीटों के बीच कांग्रेस को मिलने का अनुमान जता रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को 20 से 25 सीटों से ज्यादा कोई नहीं दे रहा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ? और सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि मतदान से ठीक पहले, चुनाव के बाद और मतगणना से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता, हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह कह दिया था कि हमने सारे इंतजाम कर लिए हैं। तो बहुत से सवाल उठ रहे हैं और उन सवालों की जो एक कड़ी है वो बनती हुई दिखाई पड़ रही है। और इन सब के बीच अब कांग्रेस पार्टी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। अमलेंद्र जी, ये जो राहुल गांधी ने भी अब कहा है और कल पवन खेड़ा, जयराम रमेश ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई बार चर्चा की, बहुत सारे ट्वीट आए। हालांकि उन लोगों के ऊपर ये सवाल भी उठ रहे हैं कि जब आप हारते हैं तो आप मशीन का सहारा लेते हैं, लेकिन जो बात वो कह रहे हैं उसके पीछे उनके पास एविडेंस है। तो क्या अब ये कांग्रेस पार्टी के लिए क्या ये कितना आसान होगा इस मुद्दे को लेकर अब चुनाव आयोग के पास जाना?
देखिए, आसान तो नहीं है, आसान बहुत कठिन है, चूँकि चुनाव आयोग मतलब ये है ना कि वो जिन मुंसिफों को देखा है कातिलों के आसपास, तो उनसे क्या मतलब आप न्याय की उम्मीद करें। तो जो कल्प्रिट है असली, वो तो चुनाव आयोग ही कल्प्रिट है। अगर मशीनों में इस तरह की गड़बड़ी हो रही है तो इसके पीछे कौन है? चुनाव आयोग ही है ना। तो चुनाव आयोग से शिकायत करके आप करेंगे क्या? चुनाव आयोग तो कल जवाब दे चुका है जिस भाषा में उसने जवाब दिया है। तो असली कल्प्रिट जो है वो चुनाव आयोग है। और समीर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके की चीज़ें जो हो रही हैं ये लगातार और बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। ये जिस तरीके की रणनीति बीजेपी ने अपनाई, बीजेपी की रणनीति कह सकते हैं, और जिसमें सारी संस्थाओं का उसको एक इसका खुला समर्थन। अब बताइए, बीजेपी का एक छोटा सा नेता जाकर लिख कर दे आता है कि साहब चुनाव की तारीख हटा दीजिए, चुनाव की तारीख हट जाती है। वो एलजेपी का है जो वो जाके लिख के दे आता है कि तारीख हटा दीजिए, तारीख हट जाती है। और आप जो हम मांग करते रहते हैं कि साहब फला जगह ईवीएम मशीन ठीक कर दीजिए, मशीन ठीक नहीं होती है, एक एक घंटा चुनाव रुका रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो, तो ये देखिए लड़ाई बहुत कठिन है, और राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि लड़ाई कठिन है लेकिन हम इसको लड़ते रहेंगे। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जयराम रमेश और उनकी पवन खेड़ा की, तो पवन खेड़ा से इसी तरीके का सवाल किए गए कि भाई आप लोग जो है वो इसको लेकर, ईवीएम को लेकर जो है बीजेपी कह रही है चुनाव के बाद। अरे बीजेपी तो पहले ही कह दी थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सबसे पहले तो इस पर सवाल ही बीजेपी ने उठाए हैं। आज ईवीएल नरसिम्हा ने, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं, उन्होंने किताब उस पर लिखी। तो ईवीएम पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन जो पवन खेड़ा ने क्या कहा, एक बार हम सुनाते हैं। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि कई, एक दो नहीं बल्कि कई एविडेंस हैं, और एक ही तरह के एविडेंस हैं, इसलिए इन पर संशय हो रहा है। और संशय की कड़ी वहां से भी जुड़ रही है कि नायब सिंह सैनी ने जो कहा कि हाँ इंतजाम हो गया है, सरकार हमारी बन रही है। पहले सुनते हैं पवन खेड़ा ने क्या कहा ईवीएम मशीनों को लेकर, कि किस तरह से जो पूरी तरह से चार्ज्ड मशीनें थीं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही थी, कैसे संभव हुआ, ये बता रहे हैं वो। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं, और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहां भी लगातार शिकायतें, हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से, हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी, और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया। और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहां रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। तो अप्रत्याशित हार है, और ये अप्रत्याशित हार राहुल गांधी भी कह रहे हैं तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की जीत नहीं। ये पवन खेड़ा कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, और जो आरोप लगा रहे हैं इनका कहना है कि ये जो ऐसा कैसे हो सकता है कि चार्जिंग लेवल जिसमें पूरा है जिन मशीनों में, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, उनसे निकल रहा है, गिनती हो रही है, और जो सामान्य जिनका चार्जिंग लेवल है 60-70% जो स्वाभाविक तौर पर होना चाहिए, वहाँ कांग्रेस पार्टी को वोट मिल रहे हैं। यानी जो पूरी तरह से चार्ज्ड मशीनें हैं उनमें कांग्रेस पार्टी के वोट हैं ही नहीं। तो बड़ा आरोप है, और ये इस तरह की एक दो जगह अगर ऐसा हुआ हो तो अपवाद हो भी सकता है, लेकिन स्वाभाविक तौर पर अगर ऐसा कई जगहों पर हुआ है तो निश्चित तौर पर इससे कई सवाल खड़े होते हैं, और वही सवाल कांग्रेस पार्टी खड़े कर रही है। उसको सवाल को लेकर वो शिकायत दर्ज करा रही है, और राहुल गांधी ने भी कहा है कि सब प्रत्याशित हार का मूल्यांकन करेंगे, विश्लेषण करेंगे। इस विश्लेषण में यह भी है कि पार्टी के भीतर भी विश्लेषण करेंगे, और चुनाव आयोग
के पास ये शिकायत लेकर कांग्रेस पार्टी जाएगी और इसके खिलाफ अब वो एक बड़ा अभियान चलाने की तैयारी में है कि मशीनों के साथ, यानी जिस तरह से तंत्र की जीत बताई जा रही है। और आपको ध्यान होगा कि कल कई घंटे तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर 4-5 घंटे तक जो रिजल्ट थे वो अपडेट ही नहीं हो रहे थे, यानी एक रिजल्ट जो दिखाई पड़ रहा था, जो रुझान दिखाई पड़ रहे थे, कई घंटे तक वही रुझान दिखाई पड़ते रहे और बाद में वही करीब करीब परिणाम में तब्दील हो गए। इसको लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पर इसकी चर्चाएं होती रहीं कि आखिर क्या है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चुनाव आयोग की भूमिका पर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं और जो संदेह पैदा होता है, जो ईवीएम मशीनों को लेकर एक बार उन पर फिर संदेह पैदा करने का एक बड़ा कारण है। इसके अलावा और भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की हार के लिए बड़े प्रभावी रहे, लेकिन जो ये टेक्निकल मुद्दा रहा, जो तंत्र की बात कर रहे हैं पवन खेड़ा, निश्चित तौर पर उसकी भी एक बड़ी भूमिका रही है, जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी एक बड़े आंदोलन की तैयारी में दिख रही है। अमलेंदु जी, ये बिल्कुल समीर जी, और ये आंदोलन इस पर खड़ा करना पड़ेगा। अब ये सिर्फ चुनावी बातों से, बयानबाजियों से और प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम चलने वाला नहीं है। बाकायदा इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पे, देश के स्तर पे ईवीएम के खिलाफ और चुनाव आयोग के खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा, आंदोलन छेड़ना पड़ेगा, कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। वरना आप बताइए समीर जी, क्या कारण है कि जब बैलेट बॉक्स खुलते हैं, बैलेट पेपर के खुलते हैं, तो बीजेपी 10 सीट जीत रही होती है और 77-75 पे कांग्रेस आगे होती है। और जैसे ही ईवीएम खुलना शुरू होती है तो मालूम पड़ता है कि किसी की बैटरी 90% है, किसी की 99% है। और जहां पहले जीते हैं तो 3 सीटें तो ऐसी हैं जहां पहले कांग्रेस का प्रत्याशी जीता है, रिकाउंटिंग हुई, मालूम पड़ा कि 22 वोट से कि 23 वोट से हार गया। तो ये सब चीज़ें जो हुई हैं, तो इसकी तरफ बिल्कुल सख्ती से काम करना पड़ेगा। चुनाव आयोग को एक तरीके से कहा जाए, बिल्कुल जनता के सामने बेनकाब करना होगा कि ये बीजेपी के एजेंट की तरीके से काम कर रहा है चुनाव आयोग। ये जनता को भी समझाना पड़ेगा, हालांकि जनता समझ रही है, लेकिन इसको एक आंदोलन का शक्ल देनी होगी। और चुनाव आयोग की जिस तरीके की भाषा है, ये बताना पड़ेगा कि ये तो केशव कुंज की भाषा बोल रहा है चुनाव आयोग। मतलब चुनाव आयोग तो जिस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, ये भाषा तो किसी अधिकारी की भाषा हो ही नहीं सकती, खासतौर से जो संवैधानिक संस्था है उसके किसी अधिकारी की भाषा कैसे हो सकती है इस तरीके की। तो ये जनता के बीच लेकर जाना पड़ेगा और इस पर एक आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता है। लेकिन एक सवाल ये भी है, और अक्सर हर बार चुनाव में ये होता है कि जहां अगर विपक्षी पार्टियां, यानी भारतीय जनता पार्टी की जो विपक्षी पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं, जब वो चुनाव जीतती हैं तब ईवीएम पर सवाल खड़े नहीं होते हैं। लेकिन जब ये होता है, पर उसका जवाब भी पवन खेड़ा ने दिया। जब उनसे पूछा गया कि आप ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, तो उन्होंने कहा हम पूरे चुनाव पर सवाल नहीं उठा रहे हैं और पूरे यहां तक कि हरियाणा में भी सभी सीटों पर नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जहां ये घटनाएं हुई हैं वहां पर तो सवाल उठेंगे ही। और निश्चित तौर पर अब आपको एक जो वहां मतदान एजेंट रहे, बिल्कुल कल सुबह वहां पलवल की वो खबर है, पलवल का सुबह 9 बजे की खबर, सुबह 9 बजे की, सुबह 9 बजे की खबर है। मतलब मशीनें खुलना शुरू ही हुई थी, हम लोग लाइव थे, मैंने ही उसको खबर को ब्रेक किया था कि पानीपत में मतगणना रोक दी गई है। तो बिल्कुल सुबह वही पवन खेड़ा ने कहा कि हमने उस समय ये सवाल उठाया जब ये हमें पता लगा, और तब भारतीय जनता पार्टी 10-15 सीटों पर टिकी हुई थी जो रुझान आ रहे थे, और कांग्रेस पार्टी 70 के पार जा रही थी। हमने तब ये सवाल उठाया। तो निश्चित तौर पर ये उनके पास बड़े एविडेंस हैं, प्रमाण हैं, इसलिए वो उन सारे प्रमाणों को लेकर चुनाव आयोग के पास जाने की तैयारी में है। एक बार रुक करते हैं पानीपत के उस मतदान अधिकारी ने क्या कहा और किस तरह का आरोप लगाया। मतदान एजेंट है और वहां पर वो मौजूद थे, कांग्रेस पार्टी के एजेंट थे जो मतदान के समय, एजेंट अलग अलग पार्टियों के मौजूद रहते हैं। उन्होंने माफ कीजिएगा, मतगणना के समय वो वहां मौजूद रहते हैं। उन्होंने जो कुछ देखा मतगणना के वक्त उनका, और बाहर निकल कर आए, उन्होंने पत्रकारों से बात की, तो वो प्रत्यक्षदर्शी थे उस चीज के। वो जो कह रहे हैं एक बार सुनते हैं। क्या समस्या समस्या ये आ रही है कि पानीपत शहरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की काउंटिंग चल रही थी। 2 राउंड बड़े अच्छे तरीके से संपन्न हुए। तीसरे राउंड में 6 ईवीएम ऐसी आई जिनमें बैटरी परसेंटेज 99% शो हुई, और जब उनका डाटा निकाला गया वोटिंग का, तो उसमें खाली भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 60 से 70% इंक्रीज आ रहा है। बाकी जो नॉर्मल ईवीएम हमारी खुल रही है राउंड में, जिसमें
एक 70 से 72-78% बैटरी बैलेंस है, वहां पे नॉर्मल काउंटिंग आ रही है। जो डाटा आ रहा है वो एक्चुअल डाटा आ रहा है, जिससे हम सभी जितने भी कैंडिडेट हैं अंदर सबके एजेंट मौजूद हैं, वो सब संतुष्ट है। बट 99% बैटरी परसेंटेज जिस भी उसमें आ रही है, उसमें खाली एक बीजेपी ही क्यों इंक्रीज कर रही है, वो भी मोर देन 60 और 65%। क्वेश्चन इज दिस, हमने काउंटिंग रुकवा दी है। इलेक्शन ऑब्जर्वर जो हमारे काउंटिंग ऑब्जर्वर है वो रिजॉल्व कर रहे हैं। 6 मशीनें हमने उनके सुपुर्द करवा दी हैं। काउंटिंग पानीपत शहरी की रोक दी गई है। कितने समय के अंतराल में लगातार बैटरी 99? बैटरी अब तीसरे राउंड में 6 पोलिंग बूथ खुले हैं, जिसमें 6 बूथों पे बैटरी 99% है। हमने ऑब्जेक्शन किया है, इलेक्शन कमीशन को मेल की है। हमारे जो आरओ टेबल पे जो हमारे साथी बैठे हैं वो इस बात को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, इस बात का संज्ञान ले लिया है और हमने इस बात को रुकवा दिया। एक मिनट, हमने इस काउंटिंग को रुकवा दिया। ये सरेआम धांधली है। आप एक चीज मोटी सी, आप मीडिया के भाई खड़े हैं सारे, हम सवेरे मोबाइल चार्ज करके निकलते हैं या लैपटॉप चार्ज करके घर बैठते हैं, तो उस पर काम करना शुरू करते हैं। जैसे जैसा उसका यूजेज होगा वैसे बैटरी ड्रेन हो जाएगी। आप सबके आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक नेचुरल प्रोसेस है। इस बात काउंटिंग बंद है, काउंटिंग अभी बंद करा दी गई है। जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा हम आगे काउंटिंग नहीं होने देंगे। 99% का मतलब है बीजेपी धांधली कर रही है, मशीनों में गड़बड़ की गई है। और इस बैटरी से रिलेटेड चुनाव आयोग को एक एसएलपी का भी सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये लिटिगेशन पेंडिंग है। मेरा नाम संजीव चौधरी है, मैं बुल्ले शाह जी का, श्री वीरेंद्र शाह का एजेंट हूँ, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। तो सुरेंद्र चौधरी ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता है और मतगणना के वक्त वहां पानीपत में मौजूद थे। वो बता रहे हैं बिल्कुल जो कुछ उन्होंने देखा वो सारी बातें बता रहे थे कि कम से कम 6 मशीनें ऐसी आईं जो पूरी तरह से चार्ज थी, उनका चार्जिंग लेवल 99% था और वो मशीनों में उनमें भारतीय जनता पार्टी के वोट निकल रहे थे। और इस तरह के पवन खेड़ा का दावा है कि 1-2 सीटों से नहीं बल्कि कई मतगणना केंद्रों से इस तरह की खबरें आई हैं। तो इन बातों को बिल्कुल सिरे से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये कैसे हो सकता है, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर अगर आशंकाएं जताई जा रही हैं तो उनके पीछे ये उदाहरण बहुत बड़ा आधार है। अमलेदु जी बिल्कुल इसी आधार पर शिकायत की जा रही है। इसी आधार पर शिकायत कल की भी गई थी, जिसका जवाब सुप्रीम उसने इलेक्शन कमीशन ने बहुत उल्टा सीधा दिया है। तो ये शिकायत राहुल गांधी कह रहे हैं फिर चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे, तो आप कराइए। चुनाव आयोग को अवगत कराने से काम चलने वाला नहीं है। इस पर बाकायदा एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा ईवीएम मशीनों के खिलाफ। और इसमें तो मुझे लगता है बीजेपी के तमाम लोगों का समर्थन भी मिलना चाहिए। भाई सबसे पहली आपत्ति तो ईवीएम पे बीजेपी ने उठाई थी, और जैसा कि कहा पवन खेड़ा ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इनके जो प्रवक्ता थे और अब राज्यसभा सदस्य हैं जीवीएल नरसिम्हा, उनकी किताब आई डेमोक्रेसी एट रिस्क, और लालकृष्ण अडवाणी ने उसकी भूमिका लिखी थी उस किताब की। तो ईवीएम को लेकर सबसे पहले सवाल तो उन्होंने उठाए थे। तो अब अगर इतनी प्यारी हो गई है गौ माता की तरह बीजेपी को ईवीएम, तो आखिर बीजेपी को ही ईवीएम प्यारी क्यों है, बाकी सबको क्यों नहीं। और अखिलेश यादव ने जो लोकसभा में कहा था समीर जी, वो बहुत मार्किंग बात थी। उनका था कि अगर मैं 80 की 80 सीटें भी जीत जाता तब भी मुझे ईवीएम पे भरोसा नहीं है। तो यही बात जो है वो जनता के बीच जाकर और खुले तौर पे कहनी होगी कि अगर हम 80 मतलब सारी की सारी सीटें जीत जाएं तब भी ईवीएम खराब है, तब भी वो पवित्र गाय नहीं है। जो बीजेपी के लिए ही पवित्र गाय है, चूंकि अब मशीनें खराब होती हैं तो मालूम पड़ता था बीजेपी के ही वोट निकलने उसमें, पर किसी और के वोट क्यों नहीं निकलते। अगर मशीन खराब हो जाती है, मशीनों को लू लग जाती है, तो मालूम पड़ता है कि वो बीजेपी के ही वोट निकाल रही है। ऐसी भी जो खबरें आती हैं। बिल्कुल यही इसीलिए तो आशंकाएं जताई जा रही हैं और आशंकाओं के पीछे इतना बड़ा आधार इसीलिए मिल रहा है कि आखिर अगर मशीनें चलिए पूरी तरह से चार्ज हैं और एक सामान्य मशीनें हैं, तो जो पूरी तरह से चार्ज हैं वो विपक्षी पार्टी के वोट भी तो निकाल सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और 1-2 नहीं, अगर इस तरह से 20 जगह पे इस तरह की बातें हो रही हैं, दर्जनों जगह पर ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इसके पीछे कोई न कोई कारण है और इन कारणों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। कांग्रेस पार्टी इसीलिए इसको अप्रत्याशित हार बता रही है। हालांकि बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जिनका तमाम तरीके से विश्लेषण हो रहा है। ग्राउंड पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बाजी पलटने की कोशिश की उसकी बातें भी हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी कहां चूक गई, किस तरह से उसकी कमियों को भारतीय जनता पार्टी ने भांप लिया और उसने उसके खिलाफ एक्शन लिया, वो मजबूत रही। लेकिन ये सारी चीजें अपनी जगह है, ये
सारी बातें अपनी जगह हैं। इन आरोपों को जो कांग्रेस पार्टी लगा रही है उनको खारिज नहीं किया जा सकता। और यह है कि अब जो चुनाव आयोग से केवल शिकायत करने पर इसकी समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी मशीनों को क्लीन चिट मिल गई है। लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से पहुंचना चाहिए अगर राजनीतिक दल इसके खिलाफ इस ईवीएम को लेकर गंभीर है। लेकिन अगर केवल चुनाव के वक्त इसकी कमी निकाल रहे हैं या उसकी कमियों के बारे में तमाम प्रमाण दे रहे हैं, उसके बाद शांत हो जा रहे हैं, तो मुझे लगता है फिर इसके ऊपर बहुत कुछ और होने वाला नहीं है। और बार बार अगर इस तरह से सवाल उठाएंगे तो निश्चित तौर पर यह सवाल फिर उठेगा कि आप जब हारते हैं तभी क्यों उठाते हैं। तो जाहिर तौर पर अब जो संकेत दिया है राहुल गांधी ने कि चुनाव आयोग के पास जाएंगे, कांग्रेस पार्टी उस पर बड़ा कदम उठाएगी। एक बार राहुल गांधी के ट्वीट को फिर देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है इस अप्रत्याशित हार को लेकर। हरियाणा में जिस तरह से अप्रत्याशित हार हुई, अप्रत्याशित इसलिए भी कहा जा रहा है कि ऐसा कोई नहीं था जो इस तरह की जीत की या इस तरह के परिणाम की जिसको उम्मीद रही हो। राहुल गांधी लिखते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का यह संघर्ष जारी रखेंगे, आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। यह ट्वीट किया है राहुल गांधी ने अब से कुछ देर पहले, लगभग 11:30 पौने 12 बजे के आसपास, 11:36 पर। और उन्होंने इस अप्रत्याशित हार को लेकर मंथन करने की बात कही है। और तमाम विधानसभा क्षेत्रों से जिस तरह की शिकायतें आ रही हैं ईवीएम मशीनों की चार्जिंग को लेकर, और पूरी तरह से चार्ज मशीनें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को वोट गिनती नजर आ रही हैं, उसको लेकर वो चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे। और अब लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। हाँ, बिल्कुल एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है कांग्रेस इसको, और इसको बनाना भी चाहिए। कांग्रेस को ही नहीं, बाकी अन्य दलों को भी इसको बनाना चाहिए। अखिलेश यादव ने तो बाद में भी, जैसे मैंने जिक्र किया, उसके बाद भी उन्होंने लगातार ट्वीट किए उसके ईवीएम को लेकर, और लगातार वो करते रहे, तो इधर भी होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है समीर जी कि जैसा कल मैंने न्यूज़ पॉइंट में भी कहा था इस बात को कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था बीच चुनाव में कि हम ईवीएम मशीनों की जाँच कराने के लिए कुछ उन्होंने नियम बनाए, और उस समय इंटरिम आदेश पारित किया था कि भाई अब बीच चुनाव में है तो इस समय पूरी चुनावी प्रक्रिया नहीं बदली जा सकती। चुनाव खत्म हो चुका है लोकसभा चुनाव का। अब सुप्रीम कोर्ट लोगों को जाना चाहिए, जो भी संबंधित पक्ष हो, सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहिए कि साहब आपने 2019 की याचिका 2024 में सुनी, बीच चुनाव में सुनी, और फिर आपने कह दिया कि हम इंटरिम आदेश दे रहे हैं। अब तो महाराज सुन लीजिए उसको, अब तो निपटारा कीजिए उस याचिका का। बिल्कुल। अब इस याचिका का निपटारा कब होगा? क्या इसको 100 साल लग जाएंगे इस याचिका का निपटारा होने में? तो सुप्रीम कोर्ट लोगों को जाना चाहिए, जो भी इसके संबंधित पक्ष हैं उनको, कि भाई उन याचिकाओं का निपटारा कीजिए, और ये बेईमानियां जिस तरीके से ईवीएम से हो रही हैं इस पर रोक लगाई जाए। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद जो सवाल किए थे, इलेक्शन कमीशन का जो अधिकारी मौजूद था कटघरे में खड़ा हुआ, और जिसने गीता की शपथ खाकर कहा था कि जो कहेगा वो सच कहेगा, उसने तमाम बहुत सारे लूपहोल्स जो थे वो बताए थे उसमें, कि किस तरीके से बीच में जो है वो लैपटॉप अटैच किया जा सकता है, किस तरीके से उसमें डाटा जो है वो बदला जा सकता है, ये सारी चीज़ें उसने कही थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो उसमें चिप लगती है, मेमोरी चिप, वो किस तरीके से बर्न की जाती है और वो दोबारा इस्तेमाल हो सकता है, वो लैपटॉप जो है वो दोबारा इस्तेमाल हो सकता है, ये तक उसने बताया था। और ये कहा लैपटॉप जो है वो डीएम के पास रहता है, डीएम चाहे तो उसको चेंज कर सकता है। इतनी सारी बातें जब बताई हैं सुप्रीम कोर्ट में, चुनाव आयोग ने खुद खड़े होकर ये सब सारी बताई हैं समीर जी, तो फिर उसके बाद ये शंका कहाँ रह जाती है कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती है। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि इसलिए ये इतने प्रमाण हैं, इतने उदाहरण हैं, एक दो नहीं, कई विधानसभाओं से एक ही तरह की शिकायतें अगर मिली हैं कि जो मशीनें पूरी तरह से चार्ज हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट गिन रही हैं, और जो सामान्य मशीनें हैं जिसमें 60-70% चार्जिंग रहती है, उन मशीनों से कांग्रेस पार्टी को वोट मिल रहा है या दोनों को मिल रहा है। और ये आरोप सीधे प्रत्यक्षदर्शी जो मतगणना एजेंट कांग्रेस पार्टी के हैं वो आकर सीधे और उसी समय बताते हैं जब आया। उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ मतगणना रोक दी गई, हालांकि बाद में मतगणना वहाँ पर फिर से हुई और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को बड़ी जीत हासिल
शामिल हुई। तो ये बहुत सारे ऐसे लोग, ये विधानसभा क्षेत्र हैं जहां से ये शिकायतें आई और कांग्रेस पार्टी उसको चुनाव आयोग के पास ले जाएगी। एक बड़ा मूवमेंट चलाने की तैयारी में है इस तरह की, जिसको पवन खेड़ा कह रहे हैं कि ये तंत्र की जीत है, लेकिन लोकतंत्र की जीत नहीं इसको कहा जाएगा। तो पवन खेड़ा ने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही है और उनका ये भी कहना है कि अभी इस पर हम और इकट्ठा कर रहे हैं प्रमाण, यानी कई विधानसभा क्षेत्रों से जिस तरह की जो शिकायतें आई हैं, और हो सकता है कि कुछ और जगहों से भी आई हो, अब तक बहुत सारी शिकायतें आ चुकी हैं। इन सब को लेकर चुनाव आयोग के पास जाने की तैयारी में है और एक बड़ा मूवमेंट शुरू करने की तैयारी में है। और जैसा अभी अमलेंदु जी बता रहे थे कि जो गठबंधन के दूसरे सहयोगी दल हैं वो सब भी इस मामले में इंडिया गठबंधन के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव लोकसभा में इस बात को कह चुके हैं और ये भी कहे कि जब उनकी पार्टी ने इतनी सीटें जीती हैं लोकसभा में, बावजूद इसके अगर वो 80 की 80 सीटें जीत जाएंगे तब भी उनको ईवीएम पर भरोसा नहीं रहेगा। ये समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कह चुके हैं। और पवन खेड़ा से भी जब ये सवाल पूछा गया कि आखिर आप क्यों चुनाव हारने पर ही कहते हैं, तो उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा, एक बार हम उनको फिर से सुनना चाहेंगे। उन्होंने ये कहा कि हमने हारते समय नहीं कहा है, जब हमको जीतता हुआ दिखाया जा रहा था शुरुआती रुझानों में, ये हमने सवाल उसी वक्त उठाया, चुनाव आयोग से शिकायत भी की, और ये नहीं है तब हमको 70 सीटें रुझानों में दिखाया जा रहा था और भारतीय जनता पार्टी 10-15 सीटें उसको दी जा रही थी। क्या कहा पवन खेड़ा ने इन मशीनों को लेकर, सुनते हैं। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहां भी लगातार शिकायतें, हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से, हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहां रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। पवन खेड़ा जिस तरह से बता रहे हैं और उन्होंने कहा कि कई जगहों से इस तरह की शिकायतें आई हैं, इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, वही बात अब राहुल गांधी ने कही है और इस मामले को लेकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी में या इसको लेकर एक बड़ा अभियान चलाने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी दिखाई पड़ रही है। निश्चित तौर पर इस मामले में उसे इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों का भी साथ है। और इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों के साथ वहां पर उस सरकार बनाने जा रही है, लेकिन सरकार का मुखिया कौन होगा इसे लेकर सवाल खड़े होते जा रहे हैं। अमलेंदु जी, क्या इस पर ताजा जानकारी है? क्या अनिल विज के अलावा भी अब दूसरे नाम भी आ रहे हैं मुख्यमंत्री पद के दावेदार? देखिए, दावेदारी तो कोई भी कर सकता है समीर जी, लोकतंत्र है। हालांकि भाजपा में लोकतंत्र नहीं है, लेकिन फिर भी दावेदारी तो की जा सकती है। अनिल विज के अलावा राव इंद्रजीत सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका सुबह सुबह एक निजी समाचार चैनल जो है उसके साथ उनकी बातचीत में उन्होंने कहा कि चूंकि दक्षिण हरियाणा से बीजेपी को अपार सफलता मिली है, उसकी वजह से सरकार बन रही है, तो मुख्यमंत्री दक्षिण हरियाणा से होना चाहिए, यानी उनके यहाँ से होना चाहिए, मतलब उनको होना चाहिए, चूंकि वो अहिरवाल क्षेत्र से आते हैं और अहिरवाल क्षेत्र में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, मतलब दिया है। तो उनकी एक तरीके से मांग ये है कि
मुख्यमंत्री उनको बनाया जाए। इससे पहले भी वो चुनाव से पहले भी बात कर चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री बनने के इच्छुक हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनेगा वही जिसको नरेंद्र मोदी चाहेंगे। अब वो खट्टर बनते हैं कि सैनी बनते हैं, ये देखा जाएगा। बहरहाल राव इंद्रजीत सिंह अपना दावा बिल्कुल बरकरार रख सकते हैं, दावे अपनी जगह पे हैं। जिस तरीके से कुमारी शैलजा का दावा अभी तक दावा है, उसी तरीके से राव इंद्रजीत सिंह का दावा भी है। जी बिल्कुल, दावा है, दावेदार कई हैं और भारतीय जनता पार्टी अब जीती है चुनाव, तो निश्चित तौर पर अब पार्टी में जिन लोगों को उम्मीद रही होगी कि उनको मौका मिलना चाहिए, पहले कुछ लोगों ने इच्छा जताई, कुछ जीतने के बाद इच्छा जता रहे हैं, तो ये बातें होंगी ही। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से इन चुनाव परिणामों पर सवाल उठा रही है, तमाम प्रमाणों के साथ वो बता रही है कि किस तरह से ईवीएम की मशीनों के जरिए इसको इन रिजल्ट्स को इनमें छेड़छाड़ की गई है, उसको ये परिणाम स्वीकार नहीं है। उसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में दिख रही है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों का भी उसे साथ है। निश्चित तौर पर इस बात को लेकर अब वो एक बड़ा आंदोलन चलाएगी, चुनाव आयोग के पास भी जाएगी, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण मिले और वहां पर एक साथ उन मशीनों के साथ दिखाई पड़ रहा था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को एक ही जो मशीनें पूरी तरह से चार्ज हैं, चार्जिंग लेवल उनका 100% के करीब है, वो कैसे भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही हैं, जबकि सामान्य मशीनें वो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को वोट दे रही हैं, जिस तरह से लोगों को वोट मिले हुए हैं या मिलने चाहिए थे। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को अप्रत्याशित, राहुल गांधी ने इसे अप्रत्याशित बताया है, क्योंकि साफ तौर पर पवन खेड़ा कह रहे थे कि ग्राउंड पर जो भी जा रहा था उसको इस तरह के परिणाम की उम्मीद नहीं थी, इस तरह के परिणाम की उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस तरह के परिणाम आए हैं। तो ये क्या जनादेश नहीं है या ये जनमत नहीं है लोगों का? आखिर ये परिणाम फिर आए कैसे? उसके लिए कांग्रेस पार्टी इस तरह की जो तंत्र के जरिए ये जीत हासिल हुई है, सिस्टम के जरिए, यानी आरोप लग रहे हैं सीधे तौर पर चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन के ऊपर। चुनाव आयोग के जरिए प्रशासनिक स्तर पर ये आरोप लग रहे हैं कि मशीनों के साथ किस तरह से छेड़छाड़ की गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या ऐसे भी कारण रहे होंगे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में चल रहे माहौल को अचानक एकाएक 1-2 दिन के भीतर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तब्दील कर दिया? देखिए समीर जी, इसमें एक और बात और भी है। एक तो ये है कि जैसे दुष्यंत चौटाला हार गए, उनकी पूरी पार्टी हार गई। क्यों हार गई? इसलिए हार गई बीजेपी के साथ चले गए थे, तो इसका दंड तो दुष्यंत चौटाला को मिल गया, लेकिन जीत बीजेपी गई। तो ऐसे अजूबे कैसे होते हैं? तो ये तो हम लोग भी ज़मीन पे थे समीर जी, हम लोगों ने भी जाके देखा है, लोगों से बातचीत की है, और ऐसा नहीं है कि साहब किसी प्रायोजित कार्यक्रम के तहत अचानक कहीं घुस गए। हम लोग जा करके लोगों से बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। तो जिस तरीके से लोगों के रिएक्शंस थे उससे साफ तौर पे समझा जा सकता है, आखिरी समय तक हमारी टीम वहाँ रही है, बिल्कुल अच्छे से समझा जा सकता है कि ये साधारण चुनाव नहीं है और इस पीछे कुछ ना कुछ बड़े खेल हुए हैं, जो खेल जनता के मत से अलग हैं। जनता के मत से अलग है, इसको अच्छे तरीके से समझना होगा। ये जनादेश नहीं है, ये अच्छे तरीके से समझा जा रहा है। कांग्रेस जो इसी को लेकर सवाल उठा रही है कि ये जनादेश नहीं है, ये मैन्युफैक्चर्ड एक तरीके से कहा जाए वो रिजल्ट आए हैं, और वो किस तरीके से हुए इस पर कांग्रेस को बात करनी है। जो कानूनी लड़ाई हो सकती है वो कानूनी लड़ाई लड़ें, जो आंदोलन कर सकते हैं वो आंदोलन करें, ये सारी चीज़ हो सकती है। दूसरा एक सवाल ये है समीर जी कि लोकसभा चुनाव में जब मोदी जी की गारंटी थी तो मोदी जी को 5 सीटें मिली थी हरियाणा में। नायब सिंह सैनी को जब मुख्यमंत्री बना के चुनाव लड़ा तो नायब सिंह सैनी 50 सीट ले आए 90 में से। तो नायब सिंह सैनी इसका मतलब हरियाणा में मोदी जी से बड़ा चेहरा है। बिल्कुल, मोदी जी तो प्रचार के आखिरी दिनों में गए भी नहीं, गायब हो गए। तो ये भी एक फिर सवाल है। तो बहुत सारे सवाल है। तो ये इसलिए ये लगता है समीर जी कि अगर मोदी जी का करिश्मा लोकसभा चुनाव में नहीं चल रहा था तो यहाँ भी नहीं चला है। फिर नायब सिंह सैनी का ऐसा कैसा करिश्मा था, लोग नायब सिंह सैनी को लोग वहाँ डमी के चीफ मिनिस्टर मान के चल रहे थे, और सबका कहना यह था कि अगर सरकार बन जाएगी तो खट्टर चीफ मिनिस्टर बनेंगे, सैनी नहीं बनेंगे। इस तरह की बातें भी थी सामने। तो ये सब मिला के जिस तरीके से परिणाम आए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इसकी खोजबीन करने की आवश्यकता है। विपक्षी दलों को, जो सबसे बड़े विपक्षी दल खासतौर से कांग्रेस जो वहाँ था, उसको इस पर करना है कि ये आखिर क्या क्या चीज़ें हुई हैं और किस तरीके से पीछे पर्दे के पीछे खेल हुए हैं। जी बिल्कुल। और लेकिन जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं उनकी तरफ से भी इसका प्रतिक्रियाएं आई हैं इन परिणामों को लेकर। आम आदमी पार्टी की बड़ी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। चुनाव वहां पर सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए तो आम आदमी पार्टी ने वहां फैसला किया कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी।
अकेले वहाँ पर सभी सीटों पर लड़ेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस वहाँ कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। लेकिन ये ज़रूर है कि वहाँ बहुजन समाज पार्टी ने कुछ सीटों पर ठीक ठाक अच्छे खासे वोट पाए, हालांकि सीटें तो उसको नहीं मिली। और मायावती ने, बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने आरोप लगाया है कि इंडियन नेशनल लोकदल के साथ उसका गठबंधन था, इंडियन नेशनल लोकदल को तो उसका फायदा मिल गया, यानी उनके वोट तो उसकी ओर ट्रांसफर हो गए, लेकिन इनेलो के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट नहीं दिया। तो ये जो गठबंधन वहां पर तैयार थे और ये बताया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होगा, तो निश्चित तौर पर कुछ जगहों पर अमलेंदु जी उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ होगा। जी आप कोई और खबर का? बिल्कुल हुआ होगा। एक खबर ये समझिए कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने विधानसभा के, उसके लिए अपने 6 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और उन्होंने नारा दिया है, होगा पीडीए के नाम एकजुट मतदान। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी करहल से तेज प्रताप यादव, जो कि उनके भतीजे हैं अखिलेश यादव के, सीसामऊ से श्रीमती नसीम सोलंकी, फूलपुर से श्री मुस्तफ़ा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से श्री अजीत प्रसाद जो कि बेटे हैं उनके अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के, कटहरी से श्रीमती शोभावती वर्मा और मझवा से डॉक्टर ज्योति बिंद। ये 6 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में। यानी समाजवादी पार्टी ने अपने 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, 4 सीटों पर इसका मतलब कि उसकी कांग्रेस पार्टी से बातचीत चल रही होगी, कुछ सीटें कांग्रेस पार्टी को देने की बात हो रही है। तो ये जो 6 सीटें हैं, करहल है, उस पर सीसामऊ, फूलपुर, मिल्कीपुर, कटेहरी और मझवा, इन सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। और ये अब पीडीए के प्रत्याशी होंगे, यानी ये जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होगा उसके ये प्रत्याशी होंगे। इस 6 कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी भी अभी प्रत्याशियों की खोजबीन कर रही है और ऐसा लग रहा है कि अब 1-2 दिन के भीतर जब महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के भी घोषणा होने वाली है, तब उसी के साथ उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, विधानसभा की 10 सीटों पर, वहां के चुनाव की घोषणा भी उनके साथ ही हो सकती है। लेकिन अभी जो चुनाव हुए हैं और उनमें भी जो हरियाणा के नतीजे आए हैं, उसको लेकर बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये नतीजे बिल्कुल सबकी समझ से उलट कैसे आ गए। इसीलिए कांग्रेस प्रत्याशी इसको, राहुल गांधी इसको अप्रत्याशित बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजों का विश्लेषण किया जाएगा और तमाम विधानसभा क्षेत्रों से जिस तरह की शिकायतें आ रही है धांधली की, उसकी शिकायत चुनाव आयोग से कराई जाएगी। पवन खेड़ा और जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये कह चुके हैं कि इस तरह की बहुत सी शिकायतें आई जब ईवीएम मशीनें पूरी तरह से चार्ज थीं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से वोट दिया। जो मशीनें सामान्य रूप से चार्ज थीं, उन्होंने किस तरह से कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। ये जो अंतर है दोनों मशीनों का, इसे लेकर अब कांग्रेस पार्टी एक बड़े आंदोलन खड़ा करने के मूड में दिखाई पड़ रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसका परिणाम क्या होगा। कई बार चुनाव ईवीएम मशीनों को लेकर उठे और आखिरकार जब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना अंतरिम आदेश दिया तो एक तरह से उसने क्लीन चिट दे दी। तो क्या ये मामला अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा? क्या ये मामला दोबारा जनता की अदालत में जाएगा? आंदोलन के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगी कांग्रेस पार्टी? ये सवाल है। लेकिन एक सवाल इसमें यह भी उठ रहा है और हमेशा उठता है कि क्या वहीं पर ईवीएम को लेकर सवाल क्यों उठते हैं जहां विपक्षी दल हारते हैं? बिल्कुल समीर जी, ये सवाल तो उठ रहे हैं कि जहाँ विपक्षी दल हारते हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि बीजेपी को वहाँ ईवीएम मशीन अच्छी क्यों लगने लगती है जहाँ वो जीतती है। जहाँ हारती है वहाँ बीजेपी भी रोना रोती है। आपको मैं 20 उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ बीजेपी ने शिकायत की है ईवीएम मशीनों की। तो इस तरह की चीज़ें जिस तरीके से आ रही हैं, तो ये निश्चित तौर पे ईवीएम एक गंभीर मसला है और छोटा मोटा मसला नहीं है। और ये सिर्फ क्यों जब हारते हैं तब सवाल उठता है, इससे काम नहीं चल सकता। इस पे बाकायदा एक आंदोलन छेड़ना पड़ेगा, सबूत जुटाने होंगे, तमाम फैक्ट्स जुटाने होंगे।
अदालत भी जाना पड़ेगा और जन आंदोलन भी खड़ा करना पड़ेगा। चूंकि देखिए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे हरियाणा की सरकार हो, जो अब समझ में आ रहा है वो समझ में आ रहा है कि ये जनादेश से बनी हुई सरकारें नहीं है किसी भी तरीके से। जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, राहुल गांधी ने भी कहा है कि हम एक आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं, पवन खेड़ा ने कहा एक तरीके से कि भाई हम सब जगह नहीं कर रहे, लेकिन जहाँ जहाँ इस तरह की चीज़ें हुई तो ये तो साफ सी बात है। समीर जी, बिल्कुल। और पवन खेड़ा ने ये कहा, एक बार उस बाइट को भी सुनाएंगे जिसमें पवन खेड़ा ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम हारने पर सवाल उठा रहे हैं, हम तो ये सवाल उन्होंने उस वक्त उठाया जब रुझानों में सुबह 10 बजे तक कल भारतीय जनता पार्टी को 10 से 15 सीटें मिल रही थी रुझानों में, शुरुआती रुझानों में, और कांग्रेस पार्टी को 70 के करीब सीटें मिल रही थी। लेकिन बाद में अचानक ये पलट गया। उसी वक्त ये शिकायतें आ रही थी पानीपत में, वहाँ के जो मतगणना के समय कांग्रेस पार्टी के एजेंट थे वो बाहर निकल कर आए, उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि कम से कम 6 मशीनें उस जगह पर आई, मतगणना को रोकना भी पड़ा काफ़ी देर तक, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। बाद में वहाँ पानीपत की उस सीट पर मतगणना हुई भी, जहाँ यह आरोप लग रहे थे कि 6 मशीनें पूरी तरह से चार्ज आईं और वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही थी, और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बड़े अंतर से जीते भी। एक बार सुनते हैं उस समय मतगणना के समय जो मौजूद थे कांग्रेस पार्टी के एजेंट, उन्होंने किस तरह से जो कुछ भी देखा था वो कैसे उन्होंने मीडिया के सामने बताया। सर, क्या समस्या है? समस्या ये आ रही है कि पानीपत शहरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की काउंटिंग चल रही थी, 2 राउंड बड़े अच्छे तरीके से संपन्न हुए। तीसरे राउंड में 6 ईवीएम ऐसी आई जिनमें बैटरी परसेंटेज 99% शो हुई, और जब उनका डाटा निकाला गया वोटिंग का तो उसमें खाली भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 60 से 70% इंक्रीज आ रहा है। बाकी जो नॉर्मल ईवीएम हमारी खुल रही है राउंड में, जिसमें एक 70 से 72-78% बैटरी बैलेंस है, वहां पे नॉर्मल काउंटिंग आ रही है। जो डाटा आ रहा है वो एक्चुअल डाटा आ रहा है, जिससे हम सभी जितने भी कैंडिडेट हैं अंदर सबके एजेंट मौजूद है, वो सब संतुष्ट है। बट 99% बैटरी परसेंटेज जिस भी उसमें आ रही है, उसमें खाली एक बीजेपी ही क्यों इंक्रीज कर रही है, वो भी मोर देन 60 और 65%। क्वेश्चन इज दिस, हमने काउंटिंग रुकवा दी है। इलेक्शन ऑब्जर्वर जो हमारे काउंटिंग ऑब्जर्वर है वो रिजॉल्व कर रहे हैं। 6 मशीनें हमने उनके सुपुर्द करवा दी है। काउंटिंग पानीपत शहरी की रोक दी गई है। कितने समय के अंतराल में लगातार बैटरी 99? बैटरी अब तीसरे राउंड में 6 पोलिंग बूथ खुले हैं, जिसमें 6 बूथों पे बैटरी 99% है। हमने ऑब्जेक्शन किया है, इलेक्शन कमीशन को मेल की है। हमारे जो आरओ टेबल पे जो हमारे साथी बैठे हैं वो इस बात को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, इस बात का संज्ञान ले लिया है और हमने इस बात को रुकवा दिया। एक मिनट, हमने इस काउंटिंग को रुकवा दिया। ये सरेआम धांधली है। आप एक चीज मोटी सी, आप मीडिया के भाई खड़े हैं सारे, हम सवेरे मोबाइल चार्ज करके निकलते हैं या लैपटॉप चार्ज करके घर बैठते हैं, तो उस पे काम करना शुरू करते हैं। जैसे जैसा उसका यूजेज होगा वैसे बैटरी ड्रेन हो जाएगी। आप सबके हाथ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक नेचुरल प्रोसेस है। इस बार काउंटिंग बंद, काउंटिंग अभी बंद करा दी गई है। जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा हम आगे काउंटिंग नहीं होने देंगे। 99% का मतलब है बीजेपी धांधली कर रही है, मशीनों में गड़बड़ की गई है। और इस बैटरी से रिलेटेड चुनाव आयोग को एक एसएलपी का भी सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये लिटिगेशन पेंडिंग है। मेरा नाम संजीव चौधरी है, मैं बुल्ले शाह जी का श्री वीरेंद्र शाह का एजेंट हूँ। तो ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं और उस समय प्रत्यक्षदर्शी हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वहाँ मतगणना एजेंट के तौर पर मौजूद थे और उन्होंने सामने जो देखा कि किस तरह से 6 मशीनें आईं और वो मशीनें भारतीय जनता पार्टी के वोट उनसे निकल रहे थे। तो ये बड़ा आरोप है। और पवन खेड़ा ने, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा इस तरह से कई जगहों से, कई विधानसभा क्षेत्रों से ऐसी शिकायतें आई हैं। और अब राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर कहा है कि ये मामला अब चुनाव आयोग में कांग्रेस पार्टी ले जाएगी। और जिस तरह से राहुल गांधी का ये रुख दिखाई पड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है। यानी इसे लेकर एक वो पूरा अभियान चलाएगी कि किस तरह से प्रशासनिक तंत्र के जरिए भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करने की कोशिश करती है और सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर एक बार फिर
बड़े आरोप अब लग रहे हैं कि बिना चुनाव आयोग की मर्जी के इस तरह से चीज़ें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि उस समय जिस समय चुनाव होते हैं, जिस समय आचार संहिता लगी रहती है, उस समय वहाँ का पूरा प्रशासनिक अमला वो चुनाव आयोग के अधीन काम करता है। उस समय उसका पूरा मुखिया चुनाव आयोग ही होता है। तो ये जो तंत्र की जीत पवन खेड़ा बता रहे हैं और लोकतंत्र की हार बता रहे हैं, बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। और तमाम उदाहरणों के जरिए कांग्रेस पार्टी के नेता ये बता रहे हैं कि एक दो जगह नहीं बल्कि कई जगहों से, कई विधानसभा क्षेत्रों से इस तरह की खबरें आई हैं। अब इनको लेकर उसे कांग्रेस पार्टी को अपने सहयोगी दलों से कितना साथ मिलता है, हालांकि सहयोगी दलों से साथ मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव लोकसभा में ये बात कह चुके हैं कि उन्हें हमेशा ईवीएम पर संदेह रहता है। इस बार उन्होंने भले ही 37 लोकसभा सीटें जीत ली हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन 80 की 80 सीट भी जीत लेते तब भी उनको भरोसा नहीं रहता। बहरहाल इस जो जीत है उस पर कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों का क्या कहना है, एक बार संजय राउत को सुनेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन हरियाणा की जो हार है उसे अप्रत्याशित बताया जा रहा है, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल्स, तमाम विश्लेषण, तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स या फिर वहाँ के लोगों की जो जन भावनाएं थी उनको देखकर ऐसा किसी को नहीं लग रहा था कि ये परिणाम आने वाले हैं। एक बार सुनते हैं संजय राउत को क्या कह रहे हैं इन चुनाव परिणामों पर। सर, हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस हारी है, आपने सामना के संपादकीय में भी लिखा है, हार का मतलब हार किस वजह से? हरियाणा में भी 90 है ना, 90 वाला मामला था ये। तो एक 190 50-50 नहीं 90-90 हो गया। एक 90 गया इंडिया गठबंधन के पास और दूसरा आया बीजेपी के पास। दोनों स्टेट का अपना अपना एक महत्व है, लेकिन बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर का महत्व सबसे ज्यादा रहा। 370 हटाया तो 2024 के चुनाव में प्रचार का मुद्दा रहा। मोदी जी तो और अमित शाह जी जगह जगह जाकर हमने कैसी मर्दानगी दिखाई और 370 को हटा दिया, लेकिन जहां से आपने हटाया वहां आप हार गए। आप देख लीजिए, आप हार गए। जम्मू कश्मीर में हम इसलिए जीते कि वहां इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था, उमर अब्दुल्ला जी के या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में इंडिया आघाड़ी का विजय है। वहां कांग्रेस उनके साथ और भी हो गया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में तो बड़ी बात संजय राउत कह रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य तो जम्मू कश्मीर था, जहां उसे इस तरह से हार का सामना करना पड़ा है। हरियाणा की जहां तक बात है, कांग्रेस पार्टी बड़े आरोप लगा रही है और कह रही है चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेंगे। बहुत सारे एविडेंस उसको मिले हैं, इकट्ठे किए हैं, उन सारे एविडेंस को लेकर वो जा रही है। लेकिन एक बात और है अमलेंदु जी, ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो माइक्रो मैनेजमेंट है, एक बार उसका असर फिर दिखाई पड़ा है। आपको लगता है कि क्या जो आखिरी समय तक दिख रहा था हरियाणा में माहौल, वो भारतीय जनता पार्टी के माइक्रो मैनेजमेंट से अचानक बदल गया? नहीं समीर जी, अगर ये भारतीय जनता पार्टी का माइक्रो मैनेजमेंट था, बहुत अच्छा माइक्रो मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी करती है, तो अपने 9 मंत्री जो हरवा लिए बीजेपी ने, उनके लिए क्यों नहीं किया ये माइक्रो मैनेजमेंट जी? यानी कि जो चीज़ें हैं वो साफ यही है कि कुछ ना कुछ मैनिपुलेशंस कुछ और हैं, या कोई माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है। और मोदी जी तो आखिरी समय में गायब थे, और जो संजय राउत सवाल उठा रहे हैं बिल्कुल सही सवाल उठा रहे हैं। मोदी जी तो आखिरी समय तक जम्मू कश्मीर नहीं छोड़ा था, और वहाँ क्या स्थिति रही बीजेपी की? आपको वहाँ सरकार बनानी थी, 5 विधायक आप अतिरिक्त वहाँ नॉमिनेट कराते लेफ्टिनेंट गवर्नर से, ये भी आपने तय कर लिया था, कानून पास करा लिया था इसके लिए। तो वो 5 भी आपके काम नहीं आ पा रहे सरकार बनाने के लिए, तो आपका सपना तो चकनाचूर वहाँ हुआ है। बाकी अब मोदी जी हैं, उत्सव जीवी हैं, तो कहीं भी कुछ भी उत्सव मना सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हार का उत्सव भी मोदी जी ने कल मना लिया, पहुंच गए जम्मू कश्मीर की हार का उत्सव मनाने के लिए। तो मोदी जी उत्सव जीवी हैं, कहीं भी उत्सव मना सकते हैं। बताइए, ट्रेन का एक्सीडेंट होता है वहाँ उड़ीसा में, मोदी जी वहाँ भी उत्सव मना लेते हैं, फोटो सेशन कर लेते हैं। तो मोदी जी उत्सव जीवी व्यक्ति हैं, वो कहीं भी उत्सव कर सकते हैं।
तो ये उत्सव अलग है, लेकिन ये माइक्रो मैनेजमेंट जो है ये सब फालतू की बात है। माइक्रो मैनेजमेंट यही माइक्रो मैनेजमेंट है कि किस तरीके से क्या क्या मैनिपुलेशंस किए गए, संवैधानिक संस्थाओं का किस तरीके से सहारा लिया गया, मशीनरी का किस तरीके से सहारा लिया गया, और क्या क्या जो थे धत्कर्म किए गए, वो सब पे इसको कांग्रेस को अपनी कोई अंदरूनी कमेटी बनाकर इस पे अच्छे तरीके से विचार करना चाहिए, इसकी समीक्षा करनी चाहिए, इसकी जांच करानी चाहिए, और जो भी कानूनी रास्ते हो सकते हैं और जन आंदोलन के जो रास्ते हो सकते हैं वो कांग्रेस को करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और जो मतगणना एजेंट हैं जो वहां मौजूद रहे, जब अगर वो अपने आंखों देखी बातें बता रहे हैं, सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके सामने ये सब चीजें हो रही हैं, तो निश्चित तौर पर इन मामलों को, इन घटनाओं को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आरोपों के पीछे जरूर कोई कारण होगा, और एक दो जगह अगर हो तो उनको अपवाद माना भी जा सकता है, लेकिन इस तरह के आरोप कई जगहों पर लगे हैं और कई जगहों से इस तरह की धांधली की शिकायतें आई हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर, और वहाँ पर कई प्रत्याशियों ने इस तरह की शिकायतें की, कल हम लोगों ने देखा, और अब कई विधानसभाओं में जो शिकायतें हुई हैं, कांग्रेस पार्टी के आला जो नेतृत्व है उनके पास इन शिकायतों को इकट्ठा किया जा रहा है, उसे लेकर चुनाव आयोग जाने की और एक जन आंदोलन चलाने की तैयारी में जुट गई है कांग्रेस पार्टी, ऐसा नजर आ रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। ये सही बात है, हरियाणा में चुनाव जीतने को अप्रत्याशित इसलिए भी बताया जा रहा है कि ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखते हुए वहां ऐसा लग नहीं रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, इनके चुनाव प्रचार से दूरी को भी इसी रूप में देखा जा रहा था। आखिरी समय के चुनाव प्रचार को छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र और झारखंड में चले गए थे, लेकिन इन सब के बावजूद जब दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में तमाम सभाएं की, मोदी जी ने भी सभाएं की, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, इन सारे लोगों ने लगातार वहां सभाएं की, बावजूद उसके वो राज्य और पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी का ही एक तरह से वहां शासन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए वहाँ जिस तरह से राज्य का मुद्दा वहाँ छाया रहा, भारतीय जनता पार्टी दावा करती रही कि आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद वहाँ बहुत स्थितियों में परिवर्तन आया है, सुधार आया है, शांति बहाली हो गई है, लेकिन वो सारी चीज़ें उनके खिलाफ वहाँ के लोगों ने मतदान किया। यानी ये सारी चीज़ें वहाँ पर काम नहीं आई। प्रधानमंत्री मोदी का बार बार वहाँ जाना, संबोधित करना, सभाएं करना, श्रीनगर में भी, जम्मू में भी, कश्मीर के दूसरे इलाकों में भी, तो सबसे बड़ी बात वही है जो अभी अमलेंदु जी कह रहे हैं कि आखिर वो माइक्रो मैनेजमेंट वहाँ कहाँ चला गया। तो ये बात तो सही है अमलेंदु जी कि वो माइक्रो मैनेजमेंट कहाँ चला गया, और दूसरी ओर ये भी बात है कि वहाँ मशीनें 90% चार्ज्ड क्यों नहीं मिली, वहाँ सामान्य मशीनें क्यों मिल रही हैं। बिल्कुल सवाल है समीर जी, और यही बात तो कही जा रही है कि जहाँ मशीनें सामान्य हैं वहाँ कांग्रेस जीत रही है, जहाँ मशीनें सामान्य नहीं है वहाँ बीजेपी जीत रही है। तो यही तो वो कह रहे हैं अपने जो कांग्रेस के जो पवन खेड़ा और एजेंट थे उनके, पानीपत में जो प्रत्याशी के एजेंट थे, इलेक्शन एजेंट थे, वो यही बात कह रहे हैं। भाई ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि जो 99% चार्ज मिल रही है वो 2-4 भी कांग्रेस के भी वोट निकाल दे और कुछ इनेलो के भी निकाल दे, बीएसपी के भी निकाल दे, किसी और के भी निकाल दे, वो बीजेपी के ही वोट क्यों निकालती है मशीन। मतलब जो 99% चार्ज होगी वो इतनी चार्ज हो जाती है कि उसे बीजेपी ही याद आता है, उस मशीन को कुछ याद ही नहीं आता। तो बड़ा गंभीर मसला है मशीनों का समीर जी। तो ये इस मशीनों पर सवाल तो निश्चित तौर पर उठेंगे, और ये देखिए सवाल ऐसे हल नहीं होगा। हम लोग चर्चा कर लेंगे, हम लोग क्या, हम चर्चा कर सकते हैं सिर्फ, आज चर्चा कर लेंगे, चुनाव हट जाएगा, फिर बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जिस पे इनको एक्शन लेना है, जो इसके भुक्तभोगी लोग हैं उनको इस पर एक्शन लेना है, राजनीतिक दल हैं, खासतौर से विपक्ष है, उनके लोगों को लेना है। जो संस्थाएं गई थी सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम मशीनों को लेकर के, उनको फिर से सक्रिय होना चाहिए, और ये सारी जो चीज़ें आई हैं उसको रखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के सामने कि भाई आपके सामने ही चुनाव आयोग का अधिकारी सब यहाँ बताकर गया किस किस तरीके से मशीनों में हेरा फेरी हो सकती है और क्या क्या नहीं हो सकता है, और आपने सवाल पूछे थे उस पर उसने जवाब दिया है। तो ये जो संबंधित पक्ष है उनको जाकर वहाँ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, और जनता के बीच में राजनीतिक दलों को जाकर संघर्ष करना पड़ेगा, जनता के बीच बात रखनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। और राहुल गांधी का जो आज सुबह का ट्वीट है, जिस तरह से उन्होंने हरियाणा की अप्रत्याशित जीत की बात की है, उसके विश्लेषण की बात की है, और उसको लेकर चुनाव आयोग के पास जाने की बात की है,
निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि अब इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी एक बड़े आंदोलन में तब्दील करने की तैयारी में है। एक बार देखते हैं राहुल गांधी ने क्या लिखा है। हरियाणा की हार को उन्होंने अप्रत्याशित बताया, जो नतीजे वहां पर आए हैं, क्योंकि इन नतीजों की उम्मीद किसी को भी नहीं थी। राहुल गांधी लिखते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का ये संघर्ष जारी रखेंगे, आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं। और इस मुद्दे पर, यानी जिस तरह से ईवीएम मशीनों में धांधली की शिकायतें हो रही हैं, आ रही हैं लगातार हरियाणा के तमाम इलाकों से, अब उसे लेकर कांग्रेस पार्टी एक बड़े आंदोलन में उसको लेकर लोगों के सामने जाने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपना एक अंतरिम फैसला जरूर दिया था और इसको ईवीएम मशीनों को एक तरह से क्लीन चिट दी थी। लेकिन ये जो नए आरोप लग रहे हैं कि चार्ज्ड मशीनें वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट गिन रही हैं, और जो सामान्य मशीनें हैं वो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी या जिनको जिनको जो भी वहां पर उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में वो मशीनें वोट दे रही हैं, आखिर ये कैसे संभव है। तो ये जो मुद्दा है, इसको अब बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी दिख रही है। कांग्रेस पार्टी के जो सहयोगी दल हैं उनका भी इसमें उसे सहयोग मिलने का, यानी इंडिया गठबंधन इसमें एक साथ दिखाई पड़ेगा। क्या इस मामले में अमलेंदु जी, इंडिया गठबंधन अभी तक लोकसभा चुनाव के बाद तो बिल्कुल साफ दिख रहा है, अब ये इस मुद्दे को लेकर जब जनता के बीच, चुनाव आयोग के बीच कांग्रेस पार्टी जाने की तैयारी में है, तो क्या लगता है कि ये जो घटक दल हैं उनका क्या रुख इसमें रहेगा? नहीं, देखिए, इसके भुक्तभोगी सिर्फ कांग्रेस नहीं है, बाकी और दल भी हैं जी। अखिलेश यादव भी इसके भुक्तभोगी हैं। 2022 में उनकी सरकार जो नहीं बन पाई, उसके पीछे ईवीएम बहुत बड़ा कारण था और अखिलेश यादव ने उसको कहा भी सार्वजनिक तौर पे। तो बहुत से इसके पीछे कारण हैं। तो जाहिर सी बात है कि और दल भी इसके पीछे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस से ही दुश्मनी है ईवीएम मशीनों की। प्रेम जरूर है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन दुश्मनी बाकी सारे दलों के साथ है। तो बाकी सारे दलों को भी, वो चाहे इंडिया गठबंधन में हो चाहे ना हो, लेकिन ईवीएम के सवाल पर उनको एकजुट आना पड़ेगा। यहाँ तक कि मायावती जी जो हैं, समीर जी, वो मायावती जी ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए थे लोकसभा चुनाव में भी, और 2017 के हाँ विधानसभा चुनाव में भी। तो मायावती जी भी कई बार उस पर उठा चुकी हैं, जबकि वो बीजेपी की बी टीम समझी जाती हैं। और इस बार उन्होंने अच्छा काम किया हरियाणा में बीजेपी के लिए। उसके बावजूद ईवीएम को लेकर वो भी रो रही हैं, तो रोती हैं मतलब। तो ईवीएम एक ऐसा मसला है कि जिस पर सारे दलों को एक साथ होना चाहिए, क्योंकि आप ABCD की टीम बनने की स्थिति में तभी रह जाएंगे जब ईवीएम निष्पक्ष हो, ईवीएम सही निकाले जी। तो ये जो चीज़ें हैं, तो इसमें सारे दलों को साथ में आना पड़ेगा और जनता के बीच भी सारे दलों को जाना पड़ेगा, समझिए। तो अब इस मुद्दे पर, यानी जो ईवीएम को लेकर, ईवीएम मशीनों की चार्जिंग लेवल को लेकर जो शिकायतें मिली हैं हरियाणा के विधानसभा चुनाव में, उस मुद्दे पर अब कांग्रेस पार्टी उसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। चुनाव आयोग में शिकायत करने की बात की जा रही है। चुनाव आयोग में तो कल ही शिकायत की गई, लेकिन अब उसे राहुल गांधी ने आज जिस तरह से ट्वीट किया है, अब लगता है कि जो तमाम उसके पास एविडेंस है उन्हें जुटाया जा रहा है। उन सारे एविडेंसेस को जुटाकर अब वो एक नए सिरे से चुनाव आयोग के पास शिकायत लेकर जाएगी। और निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है कांग्रेस पार्टी। बड़े आरोप लगे वहां पर, जो तमाम मतगणना के समय मौजूद कांग्रेस पार्टी के एजेंट रहे, उनका साफ तौर पर यह कहना था, आरोप था कि मशीनें जो पूरी तरह से चार्ज्ड हैं वहां, वो किस तरह से कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दे रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वोट दे रही हैं, जबकि जो सामान्य रूप से चार्ज मशीनें हैं वो किस तरह से उनका एक अलग ही उनकी गिनती हो रही है। और ये एक जगह नहीं बल्कि कई जगह इस तरह की शिकायतें सामने आई हैं। तो अभी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और निश्चित तौर पर इसे लेकर चुनाव आयोग तो घिरा ही है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार भी घिरी है, क्योंकि उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के फेवर में, उसके पक्ष में काम करता है। चुनाव कब कराने हैं, चुनाव
कितने चरणों में कराने हैं, चुनाव की तिथि घोषित करने के बाद उसको बदल देना है, टाल देना है। जैसा हमने हरियाणा में देखा, 1 अक्टूबर को चुनाव होने वाले थे, मतदान होने वाले थे, लेकिन उसको टाल कर 5 अक्टूबर कर दिया गया, मतगणना की तारीख टाल दी गई। तो ये सारी चीज़ें वो उस तरह से करती है जैसा कि कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी चाह रही है। और अभी भी हरियाणा के और जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा नहीं हुई, खासतौर पर महाराष्ट्र के चुनाव की, उसके पीछे भी यही कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं से चुनाव आयोग को केंद्र सरकार का इस तरह का निर्देश मिला होगा या हिंट मिला होगा, उसको इस तरह का इशारा मिला होगा। अब 1-2 दिन में शायद वहां पर महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की घोषणा होने वाली है, लेकिन इन आरोपों से चुनाव आयोग तो नहीं बच सकता है, निश्चित तौर पर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी भी नहीं बच सकती है। अब इसे लेकर कांग्रेस पार्टी कितना बड़ा मुद्दा बनाएगी ये देखने वाली बात है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी का ट्वीट आया है, कांग्रेस पार्टी लगातार हरियाणा के अलग अलग जगहों से तमाम तथ्य जुटा रही है, तमाम प्रमाण जुटा रही है, उसे देखते हुए लगता है कि इसको लेकर अब नए सिरे से एक जन आंदोलन छेड़ने के मूड में कांग्रेस पार्टी दिख रही है। तो आज के इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं और आप लगातार डीबी लाइव पर आपने चुनाव विश्लेषण, चुनाव ग्राउंड रिपोर्ट्स इनको देखा और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए डीबी लाइव पर और हमारे नियमित कार्यक्रमों को भी देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। अब मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति।